गरीब की जॉइंट फैमिली वर्सेस अमीर का अकेलापन। रोज सुबह वही शांति। पति ऑफिस चला जाता है, बच्चा स्कूल चला जाता है। इस करोड़ों के घर में मैं अकेले बचती हूँ। दीवारें काटने को दौड़ती हैं। रूही अपने हाथ में ब्लैक कॉफी का मग लिए सामने वाली झोपड़ी में झांकती है। वहाँ सुमन अपने पति महेश को खाना परोसते हुए कहती है, जी देखिए मैंने रोटियां बनाकर तैयार कर दी हैं। आप भी 2 रोटी प्याज के साथ बांधकर काम पर ले जाना। आप भूखे पेट इतनी मेहनत करते हैं, तभी आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है। घर से खाकर जाया करो, शरीर रहेगा तभी तो काम करोगे। सुमन तुम कितनी अच्छी हो, जो मेरा इस गरीबी में भी इतना साथ देती हो, हमेशा मेरा ख्याल रखती हो। माँ बाप और मेरा पेट भरने के लिए तुम खुद कितना कम खाती हो। जब मैं ये सब देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, पर खुशी इस बात की होती है कि तुम इस घर की बहू हो। अरे इसी को तो अपनापन कहते हैं जी। और मैं आप लोगों का साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा। मैं इस घर की बहू हूँ और आप लोगों का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। आप बस मन लगाकर काम करो और अपनी सेहत का ध्यान रखो, बाकी घर मैं देख लूंगी। वो दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी झोपड़ी के अंदर से सुमन के सास ससुर बाहर निकल कर आते हैं। वो भी काम पर जाने की तैयारी में होते हैं। चलो महेश बेटा, आज तुम्हारे साथ मैं भी जमींदार के यहाँ काम करने जाऊंगा। लेकिन पिताजी, अरे लेकिन कुछ नहीं, घर में 2 पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो 2 दिन की रोजी रोटी का गुजारा ज्यादा हो जाएगा। आजकल महंगाई का जमाना है, अकेले तेरे कमाने से क्या होगा। पिताजी अभी सर्दी का मौसम पूरी तरह से गया नहीं है। सुबह सुबह बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। इस उम्र में आपका इतनी दूर जाकर काम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई तो परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। जितने पैसे हम कमाएंगे नहीं, उससे ज्यादा तो डॉक्टर की दवाई और चक्करों में चले जाएंगे। आप बस घर पर आराम करो। बेटा, ये बूढ़ा शरीर एक गरीब इंसान का शरीर है और गरीब इंसान मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा है। अरे गरीब इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए, तभी ये हड्डियां चलती हैं। मेहनत का पसीना जब निकलता है तो वो बड़ी से बड़ी ठंड का मुकाबला आसानी से कर सकता है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। बहू, 2 रोटी मेरी भी बांध दे। जी बाबूजी, मैंने आपकी रोटियां पहले से ही पोटली में रख दी हैं। मुझे पता था कि आप मेरी और इनकी बात तो मानोगे नहीं, पर ध्यान रखना ज्यादा भारी काम मत करना। महेश और किशन अपना थैला उठाते हैं और काम पर निकल जाते हैं। तो वहीं रूही ये सब अपनी बालकनी से देख रही होती है और एक लंबी सांस लेती है। इन लोगों में कितना अपनापन है। भले ही इन लोगों के पास 2 वक्त की रोटी का पैसा ना हो, लेकिन फिर भी ये लोग एक दूसरे का कितने अच्छे से ध्यान रखते हैं। एक ससुर अपने बेटे का हाथ बटाने जा रहा है, एक बहू सबका ख्याल रख रही है। मुझे तो ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। काश मेरा भी एक भरा पूरा परिवार होता तो मुझे भी दिन भर ये अकेलापन महसूस नहीं होता। यहाँ तो सब अपने अपने कमरों में बंद रहते हैं। रूही अपने खाली और आलीशान कमरे में आ जाती है, पर उसका मन कहीं नहीं लगता। तभी उसकी सहेली का फोन आता है और वो शॉपिंग के लिए बाहर निकल जाती है। शाम को जब वो वापस लौटती है तो उसे रास्ते में वही सुमन सब्जी वाले के पास नजर आती है, जो सब्जी वाले से बहस कर रही होती है। भैया क्या 32 के भाव लगा रहे हो? अरे 30 में दे दो ना। अब 2 रुपए के चक्कर में आप 10 का माल कम कर दोगे, ये तो पूरी तरह से गलत बात है। हम जैसे गरीबों का भी तो सोचो, रोज आपसे ही तो सब्जी लेते हैं। बहन जी, मंडी में रेट बहुत बढ़ गया है, मैं अपनी जेब से थोड़े दूंगा। 32 रुपए से 1 पैसा कम नहीं होगा। देखो भैया, मैं रोज यहीं से सब्जी ले जाती हूँ। ये 2 रुपए बचेंगे तो शाम को बच्चों के लिए दूध का 1 पैकेट ले पाऊंगी। ठीक ठाक लगा लो, वरना मैं आगे वाली दुकान पर चली जाऊंगी। जहाँ सुमन सब्जी वाले से इस तरह बहस कर रही होती है तो वहीं रूही सब देख रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि 2 रुपए के लिए कोई इतना कैसे लड़ सकता है। वो घर आती है और रात को जब उसका पति आर्यन वापस आता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है। सुनो आर्यन, आज मैंने फिर उन झोपड़ी वालों को देखा। वो लोग 2-2 रुपए के लिए लड़ते हैं, दिन भर पसीना बहाते हैं, पर शाम को जब साथ में बैठते हैं तो कितने खुश रहते हैं। हमारे पास सब कुछ है, दुनिया की हर सुख सुविधा है, पर हम दिन भर में 1 घंटा साथ नहीं बैठते। रूही, फिर वही पुरानी बातें शुरू कर दी तुमने। मैं ऑफिस में दिन भर इतना दिमाग खपा कर आता हूँ, मुझे घर आकर शांति चाहिए। तुम्हें शॉपिंग के लिए कार्ड दे रखा है, जो चाहिए ले लो, पर मुझे गरीबों वाली कहानियां मत सुनाया करो। मैं थक गया हूँ, मुझे सोने दो। आर्यन की बात सुनकर रूही चुप हो जाती है। अगले दिन सुबह रूही फिर बालकनी में आती है। आज झोपड़ी के बाहर कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। सुमन रो रही है और महेश परेशान खड़ा है। किशन जी जमीन पर लेटे हैं और उन्हें बहुत तेज बुखार चढ़ गया। बाबूजी आंखें खोलिए। मैंने कहा था ना कि उस ठंड में काम पर मत जाओ। अब हम डॉक्टर को कहाँ से दिखाएंगे? हमारे पास तो कल की रोटी के पैसे भी नहीं बचे। महेश जी कुछ कीजिए ना। सुमन तू घबरा मत, मैं भी जमींदार के पास जाकर कुछ पैसे मांग कर लाता हूँ। बाबूजी को अस्पताल ले जाना पड़ेगा, उनकी हालत बहुत खराब लग रही है। रूही ये सब अपनी बालकनी से खड़े होकर देख रही होती है।
और उसका दिल पसीज जाता है। वो तुरंत नीचे भागती है और सीधे झोपड़ी के पास पहुंच जाती है। महेश रुको, बाबूजी को अस्पताल ले जाने में देर मत करो, मेरी गाड़ी खड़ी है, इन्हें इसमें रखो, मैं इन्हें शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले चलती हूँ। नहीं मैडम जी, हम आपका इतना बड़ा एहसान कैसे ले सकते हैं? हम तो गरीब लोग हैं, हमारी आपके पैसे चुकाने की हैसियत नहीं है। ये एहसान की बात नहीं है महेश, ये किसी की जान बचाने की बात है। पैसे की फिक्र तुम मत करो, वो सब मैं देख लूंगी, बस जल्दी करो, इनकी सांसें ऊपर चढ़ रही हैं। रूही की बात सुनकर किशन अब अपने पिता को उसकी गाड़ी में रखता है और रूही किशन को अस्पताल ले जाती है और डॉक्टरों से कहकर उनका सबसे अच्छा इलाज शुरू करवाती है। सुमन और महेश उसकी ये दयालुता देखकर दंग रह जाते हैं। आखिरकार किशन ठीक हो जाते हैं। जब वो घर लौटते हैं तो महेश और सुमन रूही के घर पहुँचते हैं। मैडम जी, आपने हमारे परिवार के मुखिया की जान बचा ली। हम आपका ये एहसान 7 जन्मों तक नहीं भूलेंगे। हमारे पास देने को कुछ नहीं है, बस ये हाथ जोड़कर दुआएं दे सकते हैं। सुमन, एहसान तो तुम लोगों ने मुझ पर किया है। तुम लोगों को मुसीबत में साथ खड़े देखकर मुझे समझ आया कि असली परिवार क्या होता है। क्या मैं तुम्हारी सहेली बन सकती हूँ? मुझे तुम लोगों के बीच वो अपनापन मिलता है जो मुझे मेरे आलीशान घर में नहीं मिलता। मैडम जी, आप इतनी अमीर औरत और हम जैसे गरीबों से दोस्ती करोगी, लोग क्या कहेंगे? लोगों की चिंता छोड़ो सुमन, मुझे तुम्हारी सच्ची हंसी और वो साथ चाहिए, क्योंकि मुझे अपने अकेलेपन से डर लगता है। उसकी बात सुनकर सुमन अब उसे गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद रूही का अकेलापन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वो अक्सर दोपहर में सुमन के पास जाकर बैठ जाती। वो उसे पैसे नहीं देती, बल्कि उसके साथ बैठकर घर की बातें करती है, दुख सुख बांटती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ रूही का पति आर्यन भी ये बदलाव देखता है। रूही, तुम आजकल बहुत खुश रहती हो, अब तुम शॉपिंग की भी बात नहीं करती और ना ही मुझसे लड़ती हो। इस शांति का राज क्या है? राज ये है कि अब मुझे मेरा परिवार मिल गया है। वो सामने झोपड़ी के लोग मुझे अपनी सगी बहन और बेटी की तरह मानते हैं। मुझे आज तक इतना सुकून कभी नहीं मिला जितना उनके साथ रहकर मिलता है। ये क्या कह रही हो तुम? अरे हमारा स्टैंडर्ड। किस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो आप? अरे वो स्टैंडर्ड जिसमें आप मुझे जरा भी समय नहीं देते। बेटा है, वो भी नहीं रहता साथ। सुबह स्कूल जाने के बाद जब वो घर आता है तो फोन में लग जाता है। अरे मेरी भी अपनी लाइफ है। रूही की बात सुनकर आर्यन चुप हो जाता है और समय गुजरता है। रूही ने सुमन के बच्चों का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दिया था और उनकी पढ़ाई का जिम्मा उठा लिया होता है। अब रूही को शॉपिंग जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका मन अब अपनों के बीच ही लगा रहता है। और इस तरह रूही ने गरीब परिवार के साथ में अपनी खुशी को तलाश लिया, जो उसे अपने बड़े आलीशान घर में नहीं मिलती। नागपुर में जगमोहन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका एक बेटा नीरव और बेटी दिव्या थे। उन दोनों भाई बहन में बचपन से ही बड़ा प्यार था। वो दोनों साथ में मिलजुल कर रहते थे। दोनों भाई बहन की ग्रेजुएशन पूरी होते ही वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगे। धीरे धीरे समय बीता और अब दिव्या के लिए घर वालों ने लड़का देखना शुरू कर दिया। काफी खोजबीन के बाद दिव्या के लिए आदेश नाम का एक अच्छा शरीफ लड़का मिल जाता है। लड़का तो बड़ा ही समझदार लगता है और दिखने में भी अच्छा है। तुम्हारा क्या ख्याल है दिव्या? दिव्या शर्मा जाती है। सबको उसका जवाब मिल जाता है। फिर सबकी रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। दिव्या के ससुराल में उसके सास ससुर नहीं थे, जिस कारण आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां उसने संभाल ली। इधर आदेश सारा दिन ऑफिस में काम करता तो वहीं दिव्या घर संभालती और छुट्टी वाले दिन दोनों मिलकर बाहर घूमने जाते हैं। कुछ समय बाद दिव्या ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसके आने से उनके परिवार में खुशियां और भी बढ़ गई। लेकिन फिर एक रोज आदेश की अचानक ही नौकरी छूट जाती है और काफी ढूंढने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है जी, अब क्या होगा? घर खर्च चलाने के लिए अब हमें अपनी सेविंग तोड़नी पड़ रही है और ऐसे ही चलता रहा तो हमारी तो सारी सेविंग ही खत्म हो जाएगी। तुम देख तो रही हो दिव्या, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जल्द से जल्द नौकरी लग जाए। मैं अपने भाई नीरव से इस बारे में बात करती हूँ, अब वही हमारी मदद कर सकता है। दिव्या नीरव को फोन करके उसे सारी बात बताती है। सच में भाई, हम बड़े परेशान हैं। काफी समय हो गया इनको नौकरी ढूंढते हुए, लेकिन इन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही। डोंट वरी दीदी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जीजा जी की नौकरी लग जाए, आप परेशान मत हो। ये कहकर नीरव फोन रख देता है और अगले दिन अपने बॉस से कंपनी में वैकेंसी की बात करता है। देखो नीरव, तुम हमारे एक होनहार एम्प्लॉय हो, लेकिन सच कहूँ तो इस वक्त मेरे पास पूरा स्टाफ है। मैं जबरदस्ती किसी को भी भर्ती करके अपने ऊपर बेफालतू का खर्चा नहीं बढ़ा सकता। नो प्रॉब्लम सर। फिर नीरव ने अपने कई दोस्तों से भी अपने जीजा की नौकरी के लिए बात की, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी और आखिर में नीरव दिव्या को फोन करके बताता है, दीदी मैंने जीजा जी के लिए कई जगह पर बात की, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। वो क्या है ना, इस वक्त कहीं भी नौकरी नहीं है। अच्छा, अब इन्हें मजबूरन ही कोई छोटा मोटा मजदूरी का काम ही करना पड़ेगा। वैसे दीदी, आपको किसी भी तरह की कोई आर्थिक मदद की जरूरत होगी तो आप बिल्कुल भी मत शर्माना, आप मुझसे बेझिझक कहना।
अब आदेश को मजबूरी में एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम ही करना पड़ता है, लेकिन उसकी तनख्वाह कुछ ज्यादा नहीं थी, जिससे बड़ी मुश्किल से घर खर्च चल पा रहा था। उधर नीरव का प्रमोशन हो जाता है और अब उसकी माँ आशा देवी नीरव के लिए लड़की देखने लगी। फिर एक अमीर घर की लड़की शिवन्या को आदेश पसंद आ जाता है और वो इस शादी के लिए हाँ कर देती है। दहेज में नीरव को 60 लाख नगद, एक गाड़ी और जरूरत का सारा सामान मिलता है। शादी के कुछ समय बाद एक रोज दिव्या नीरव को फोन करती है, भैया आदेश जी पर बहुत कर्जा हो गया है, वो फैक्ट्री में ओवरटाइम करके भी इतना नहीं कमा पा रहे, मुश्किल से 13,000 ही बन पा रहे, अब तो मेरा घर चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है, क्या तुम मुझे 25,000 रूपए उधार दे सकते हो? दीदी मैं कुछ देर में ही तुम्हारे अकाउंट में 50,000 डलवा दूंगा। थैंक यू भाई, एक तुम ही हो जो हमारे इस बुरे समय में हमारी मदद कर रहे हो, नहीं तो इनके सभी रिश्तेदारों ने हमसे मुंह फेर लिया है। जब ये अच्छा कमाते थे तो सभी रिश्तेदार इनके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन अब तो कोई भी इनको नहीं पूछता। दीदी आपको जब भी पैसे चाहिए होंगे तो आप बस मुझे बता देना। ये कहकर नीरव फोन रख देता है, लेकिन पीछे खड़ी उसकी पत्नी शिवन्या को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो नहीं चाहती थी कि नीरव दहेज में मिले पैसे या अपनी सैलरी में से अपनी बहन को कुछ भी पैसे दे। फिर वो नीरव से कलेश करना शुरू कर देती है, आखिर जरूरत क्या है तुम्हें अपनी बहन को पैसे देने की? जब देखो हर बार उसका एक ही रोना लगा रहता है। मुझे तो लगता है वो ये सब झूठ मूठ का नाटक करती है ताकि तुम उस पर तरस खाकर उसे पैसे देते रहो। अच्छे से जानती हूँ उनकी नजर 60 लाख निकलवाने की होगी। तुम अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। जीजा जी की नौकरी जाने के बाद उनकी हालत खराब हो गई है, इसलिए वो मुझसे मदद मांगती है, और अगर ऐसे में मैं उनके काम नहीं आ सका तो मेरा भाई होना ही गलत है। तुम ना सच में बड़े ही भोले हो। अरे तुम्हें अपनी बहन की चालाकी समझ में क्यों नहीं आती? वो बस तुम्हें लूट रही है। तुम्हें मेरी बहन के बारे में ये सब बोलने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। और हाँ, मैं उन्हें पैसे दहेज में मिले पैसों से नहीं बल्कि अपनी सैलरी से देता हूँ। अब तुम अपने काम से काम रखो और इस समय ना ही पढ़ो तो बेहतर होगा। नीरव शिवन्या की बातों को नजरअंदाज कर देता है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज दिव्या आदेश और टिया के साथ मायके आती है। दिव्या तो अपनी भाभी से अच्छे से बात करती है, लेकिन शिवन्या उससे उखड़ी उखड़ी रहती। कुछ देर बाद शिवन्या सबके लिए नाश्ता बनाती है। वो सभी को डाइनिंग टेबल पर मेथी के पराठे, मक्खन और दही के साथ परोसती है। सभी नाश्ता करते हैं। आदेश की प्लेट में रखे 3 पराठे वो खा चुका था। एक और पराठा लेने के लिए वो जैसे ही प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाता है, तभी शिवन्या गुस्से में बोलती है, मैंने आपके लिए 3 ही पराठे बनाए थे जो कि आप खा चुके हैं। अब ये पराठे नीरव के लिए हैं, वो आकर इन्हें खाएंगे। अब आप इन्हें हाथ मत लगाइए। ये सुनकर आदेश शर्मिंदा हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, अगर मेरी प्लेट में भी पराठा कम पड़ जाएगा और मेरी और खाने की इच्छा होगी तो क्या तू मुझे भी ऐसे ही मना कर देगी? नहीं माँ जी, मैं आपके लिए और बना दूंगी। तो फिर तुमने दामाद जी से ऐसा क्यों कहा? वो हमारे मेहमान हैं। अब तुम नीरव के लिए 2 पराठे और लगा दो। सासू माँ, पराठे सच में बहुत अच्छे बने थे, इसलिए मेरी और खाने की इच्छा थी, लेकिन अब मेरा पेट भर गया है, मुझे नहीं खाना। बेटा, मैं शिवन्या की तरफ से माफी मांगती हूँ। अब तुम ये पराठे खा लो ना। अपनी सास के बार बार कहने पर आदेश वो पराठे खा लेता है। उधर शिवन्या गुस्से में रसोई में बर्तन पटकने लगती है। फिर नीरव बाहर आता है। अरे माँ, ये रसोई से बर्तन पटकने की आवाज क्यों आ रही है? आपने शिवन्या से कुछ कहा क्या? अरे नहीं भाई, वो क्या है ना, लगता है भाभी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए वो गुस्से में है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी। दिव्या कोई भी बात नीरव तक नहीं आने देती, लेकिन शिवन्या की ये बात आदेश के दिल पर लग चुकी थी और उसने दिव्या से वापस घर चलने के लिए कहा। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए दिव्या। हमारे यहाँ रहने से शिवन्या का काम बढ़ गया है। चलो वापस अपने घर चलते हैं। वो दोनों वापस अपने घर आ गए, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि पैसे की क्या कीमत है। इसलिए अब उन दोनों ने दिन रात मेहनत करके अपने लिए नौकरी ढूंढी और अब उन्हें बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब आदेश के साथ साथ दिव्या भी नौकरी करने लगी। फिर धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और अब वो लोग भी अपना जीवन खुशी से जीने लगे।